दिसंबर 1994 कैन वेबस्टर नाम के हाई स्कूल टीचर अपने दोस्त निक और उनकी गर्लफ्रेंड डेबी के साथ डूडलस्टोन नाम के एक छोटे से विलेज में रहते थे जो इंग्लैंड में है। एक शाम ये तीनों लोकल पब से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी उन्होंने कुछ देखा। उनके कॉटेज की खिड़की से ग्रीन लाइट बाहर की ओर फ्लैश हो रही थी। जब वो अंदर गए तो काफी घबरा गए। उनका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था और घर के सभी लोग बाहर गए थे, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था। उस मैसेज में उन तीनों को नाम से एड्रेस किया गया था। अगले कुछ महीनों में कई मैसेजेस मिले और धीरे धीरे ये तीनों भी मैसेजेस के जरिए उससे कम्युनिकेट करने लगे जो मैसेज भेज रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा ये होक्स है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि न केवल ये मैसेजेस रियल थे, बल्कि वो मैसेजेस भेजने वाला उनके कॉटेज में ही रह रहा था। लेकिन वो ये 1541 में था। जैसे ही ये तीनों उस कॉटेज में शिफ्ट हुए, अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो चुकी थीं। एक दिन कैन ने नोटिस किया कि कॉटेज में 6 उंगलियों वाले छोटे पैरों के निशान दीवार में चलते हुए बने हैं। ये छोटा सा घर था और उन्हें लगा शायद ये स्टेन मार्क्स होंगे, तो उन्होंने घर में पेंट करवा दिया। लेकिन अगले ही दिन वो फुटप्रिंट्स वापस अपीयर हो चुके थे। कैन, निक और डेबी आमतौर पर बॉटल्स, कैन और बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा पाते थे। उन्हें लगने लगा गांव के लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन कई बार पूछने के बावजूद कोई भी सामने नहीं आया। पहला मैसेज आने के 2 महीने बाद कैन, डेबी और निक ने पाया कि उनके बीबीसी कंप्यूटर में एक नई फाइल सेव्ड है। फाइल का नाम REATE था, जिसके अंदर एक मैसेज छुपा हुआ था। What strange words thou speak, although I must confess that I hath also been ill-schooled. Thou art goodly man, who hath fanciful woman who dwell in mine home. 'Tis a fitting place, with lights which devil make it, and costly things that only mine friend Edmund Gray can afford, or the king himself. ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल 80s में नहीं होता था। कैन ने मैसेज को प्रिंट करके स्कूल ले जाने का फैसला किया। वहां सभी को लगा ये मैसेजेस काफी एंटरटेनिंग हैं, लेकिन नॉनसेंस हैं। लेकिन स्कूल के लिटरेचर टीचर पीटर टिंडर का विचार कुछ और था। पीटर का कहना था कि ये बहुत पुरानी इंग्लिश है जिसमें डेविल लाइट्स का प्रयोग कंप्यूटर को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। पीटर ने कैन से कहा कि अगर और मैसेजेस मिले तो वो डायलेक्ट और टाइम पीरियड के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। फिर कैन को एक आइडिया आया। कैन ने सोचा जब वो मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं तो शायद भेज भी सकते हैं। अब कैन कंप्यूटर में बैठे और टाइप करना शुरू कर दिया। अभी तक कैन को नहीं लगता था ये सच में हो रहा है, लेकिन ये इंट्रिगिंग था, तो उन्होंने इस पर ध्यान देने का फैसला किया। Dear LW, thank you for your message. We are sorry for disturbing you. What would you like us to do? Did you live on a house on this land about 1620? Do you want us to tell you more about our time? Who is Edmund Gray? Do you have a family? Is the King James or Charles? What is the charge house? Was this village called Dodleston in your life? Thank you very much for your messages. Thank you for not making us afraid. Ken, Debbie and John. वो कंप्यूटर में बैठकर क्वेश्चंस लिख देते, वो मैसेज को एक फाइल में सेव करते, कंप्यूटर को ऑन छोड़ देते और तीनों घर से बाहर पब में चले जाते थे। वापस लौटने पर उन्हें मैसेज का जवाब मिल जाता था। It was an honest farm of oak and stone. It is helpful that you should tell me about thy time. Edmund Gray, brother of John Gray, lives at Kinnertone Hall. Thy king off course is Henry VIII, who is 46. Mine charge house is a place of lore, schooling. LW 28th of March, Anno 1521. अब ये रिप्लाई थोड़ा पेचीदा था, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बताए गए फैक्ट्स असल हिस्ट्री से मेल नहीं खा रहे थे। 1521 में हेनरी द 8 सिर्फ 30 साल के थे, 46 इयर्स के नहीं। लेकिन फिर भी कैन ने ये मैसेज पीटर के पास एनालिसिस के लिए भेजा। पीटर ने कंफर्म किया कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स रॉन्ग थे। किनर्टन हॉल अगले 200 सालों तक नहीं बना था और एडमंड और जॉन ग्रे का नाम किसी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट में नहीं था। साथ ही उस दौरान क्वेश्चन मार्क्स का यूज नहीं होता था, लेकिन मैसेजेस में वो था। तो अब कैन को दूसरी पॉसिबिलिटी नजर आने लगी कि उनके घर में कोई और चुपके से आ जाता है, जो कि काफी डरावनी बात थी। कैन ने बीबीसी कंप्यूटर थोड़े और समय के लिए बोरो किया और फिर मैसेजेस आने लगे। इस बार मैसेजेस में डिटेल्स थी और इस बार साइन में सिर्फ LW नहीं था, बल्कि सेंडर का पूरा नाम था। अगले मैसेज में ऑथर ने अपनी लाइफ की काफी डिटेल्स दी। उसने बताया उसने अपनी पत्नी और बच्चे को प्लेग में खो दिया। वो बार्ले हार्वेस्ट करता है और चीज भी बनाता है।
उसने बताया ये घर रेडस्टोन का बना हुआ है। ये मीडो कॉटेज जिसमें डेबी, कैन और निक रह रहे थे वो रेडस्टोन का बना हुआ नहीं था, लेकिन उसी दौरान वो रेनोवेशन करवा रहे थे और तभी गार्डन में उन्होंने कुछ खुदाई की। किचन के नीचे उन्हें एक और स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये एक कॉटेज था जो काफी ज्यादा पुराना था और हाँ, ये रेडस्टोन का बना हुआ था। इन मैसेजेस में सेंडर की टोन ऐसी थी जैसे कैन उसके घर में घुसपैठ कर रहे हों। उसने मैसेज में अपना नाम ल्यूकस वेमन लिखा। अब कैन के पास काफी डिटेल्स थी जिसे चेक किया जा सकता था, तो कैन ने ये मैसेजेस पीटर के पास भेज दिए। पीटर ने उसे एनालाइज किया तो पता लगा कि ये मैसेजेस 16th सेंचुरी के मिडिल टाइम को बिलोंग करते होंगे। लूकस का बताया हुआ टाइम फ्रेम सच था। समय के साथ और भी हिस्टोरिकल फैक्ट सच साबित होने लगे। ल्यूकस ने लिखा, किंग हेनरी दी 8 की शादी पैर की कैथरीन से हुई है। ये टाइम 1540s का था और हिस्टोरिकली ये बात सही थी, लेकिन बाकी नाम जो ल्यूकस ने लिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उस जमाने में टाउन में रहने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा भी नहीं जाता था। सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का रिकॉर्ड अवेलेबल होता था जिन्हें लोग जानते हों। अब ल्यूकस को भी पता नहीं था कि कैन कहाँ है, तो कैन ने रिवील किया कि वो 1985 में जी रहे हैं। इसके बाद ल्यूकस ने जो कहा उससे कहानी में ट्विस्ट आ गया। You said your time be 1985. Me thought you were also from 2109, like your friend. लगता है ल्यूकस जिससे कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो 2109 में जी रहा था। मतलब जिस फिनोमिनन के जरिए कैन ल्यूकस से पास्ट में बात कर रहे थे, उसी फिनोमिनन से वो फ्यूचर में भी कनेक्ट कर सकते थे। जैसे जैसे मैसेजेस आते गए वैसे वैसे पीटर और कैन को यकीन होता गया कि ये कोई होक्स नहीं था। रिस्पॉन्सेस काफी तेजी से आ रहे थे। इतना समय नहीं था कि कोई घर के अंदर चुपके से आ सके और मैसेज टाइप कर सके। कैन को यकीन हो गया था कि वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो 16th सेंचुरी में उसी कॉटेज में रहता था। लेकिन वो लोग कौन थे जिनसे ल्यूकस संपर्क करना चाह रहा था? ल्यूकस को लगा वो लोग कैन के दोस्त हैं और कैन का समय 2109 है। कैन ने कंप्यूटर में 2109 में जी रहे लोगों के लिए मैसेज छोड़ा और वहां से ये रिस्पॉन्स आया। Ken, Debbie, Peter, we are sorry that we can give you only two choices. One, that you either have your predicament explained in such a way that you have instant understanding but cause what should not happen, or two, try to understand that you three have a purpose that shall, in your lifetime, changes the face of history. अब कैन के कंप्यूटर से पास्ट और फ्यूचर में उनका संपर्क जुड़ गया था। 2109 के पास इस बातचीत का कोई पर्पस भी था, लेकिन हमें पता नहीं कि वो पर्पस क्या था। इसी दौरान मीडो कॉटेज में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जो पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटीज जैसी लग रही थीं। सारी रात फुटस्टेप्स की आवाजें आती रहती थीं और जब जांच की जाती तो वहां फुटप्रिंट्स के अलावा कुछ नहीं होता। घर के कुछ कोने इतने ठंडे हो जाते कि सांसें भी दिखाई देने लगती। घर में चौक से डिजाइन्स बने मिलते, कई बार ल्यूकस का नाम भी। अब कैन ने पास में एक और घर ले लिया ताकि वो रात को सो सकें। निक ने भी दूसरा घर ढूंढ लिया था। डेबी ने इस इलाके के बारे में थोड़ी रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें पता लगा कि उस कॉटेज में ले लाइंस का कनेक्टिंग पॉइंट है। ले लाइंस दो स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरती लाइंस होती हैं जो पूरी धरती पर मौजूद हैं। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर ही एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे गीजा के पिरामिड्स और स्टोनहेंज। और ऐसे ही ले लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट उस कॉटेज में भी था। अब डेबी को सपने में ल्यूकस के विजन्स आने लगे, जैसे वो उनसे कम्युनिकेट करना चाहता हो। अब इस पॉइंट पर कैन और डेबी ने सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च से हेल्प मांगी। ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिसर्चर्स को कॉटेज में भेजा और उनका मकसद इस फिनोमिनन को डीबग करने का या इसे प्रूव करने का था। ये सोसाइटी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट्स पर 1882 से रिसर्च कर रही थी और आज भी एग्जिस्ट करती है। डेविड वेल्च और जॉन बकनल 2 रिसर्चर्स बस सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। अब उन्होंने कंप्यूटर में एक मैसेज छोड़ा और कैन और डेबी को उस घर से अलग कर दिया। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि कहीं कैन और डेबी तो ये होक्स क्रिएट नहीं कर रहे। David, John. David, you interfere with communication. Next time you decide to perform your little experiment, you must be clear from here. We suggest you try someone else to sit with Debbie. Yes, we are what you would call a tachyon universe, but your understanding is incorrect. We ask nothing more of you than to carry on as you would prefer. We will have John present if given choice, or you may bring another as mentioned. No, it is no concern to us that this is not proved. We will give you a plotting of star next time. We move at a speed so that we cover every point in your time and universe. We have no form. We feed of a heat energy that you will not have heard of. 2109. अब इससे तो पता चल ही गया कि कैन और डेबी ये मैसेजेस टाइप नहीं कर रहे थे।
स्कूल से डेविस भी घर पहुंचे क्योंकि उन्हें इस फिनोमिनन का विटनेस बनाया जाना था। डेविस ने रिपोर्ट किया कि रूम 2 या 3 मिनट्स के लिए अचानक ठंडे हो गए थे। वो लोग बस किचन तक ही गए और जैसे ही वापस आए वहां एक नया मैसेज उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार मैसेज किसी और ने भेजा था। मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम जॉन बताया, जो ल्यूकस का फ्रेंड था। उसने बताया कि लोकल शेरिफ ने ल्यूकस को जेल में बंद कर दिया है और उस पर विचक्राफ्ट का चार्ज लगाया है। ल्यूकस पर इल्जाम था कि वो स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। अब कई दिनों तक कोई मैसेज नहीं आया और कैन और डेबी समझ गए कि ल्यूकस जेल में बंद है, इसलिए मैसेजेस नहीं आ रहे। यहाँ पीटर उन मैसेजेस के बारे में हर तरह से जांच कर रहे थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के ब्रेसनोस कॉलेज से भी मदद मांगी। ल्यूकस ने दावा किया था कि वो ब्रेसनोस कॉलेज विजिट कर चुका था और उसने लाइब्रेरी में कुछ बुक्स भी डोनेट की थी। पीटर को पता चला कि बुक्स की सारी लिस्ट एकदम सही थी। वो बुक्स लाइब्रेरी में ही थी और 1521 में डोनेट की गई थी। कैन और डेबी ने जॉन को मैसेज करके कहा कि उनका मैसेज शेरिफ तक पहुंचा दे, ल्यूकस को छोड़ दे वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अपेरेंटली शेरिफ डर गया और उसने ल्यूकस को छोड़ दिया। अब डेबी ने ल्यूकस से पूछा कि उनके कॉटेज में सामान की पोजीशंस क्या ल्यूकस बदल रहा था। ल्यूकस ने बताया उसके साथ भी ऐसी ही एक्टिविटीज हो रही हैं। अब उन्हें पता चला कि ये एक्टिविटीज दरअसल वो लोग कर रहे हैं जिन्हें ये 2109 कहते हैं। ल्यूकस ने डेबी से कहा कि वो अपना कंप्यूटर किचन में शिफ्ट कर दे क्योंकि ल्यूकस वहां उनसे प्राइवेटली बात कर सकता था। 2109 ने उन्हें आपस में एक दूसरे की डिटेल्स शेयर करने से मना किया था, लेकिन अब इन सभी को डाउट हो रहा था। ल्यूकस ने कहा कंप्यूटर के पास वो एक पेन और पेपर रख दें। दूसरी सुबह उन्हें हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला जिसमें साइन था थॉमस। शुरुआत से ही ल्यूकस ने कुछ डिटेल्स गलत बताई थी। उसका नाम ल्यूकस नहीं बल्कि थॉमस था। उसे डर था कि उसे विचक्राफ्ट के जुर्म में पकड़ा जा सकता था, जैसा कि हुआ भी था। लेकिन थॉमस ने अपने नाम के क्लूज मैसेजेस में छोड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरा नाम बुक्स में भी है और पीटर के घर का नाम भी वही है। अब पीटर पास के टाउन हावर्डन में रहते थे और यही वो स्कूल की लोकेशन भी थी जहां कैन और पीटर पढ़ाते थे। इस जानकारी की मदद से कैन और पीटर ने पास रिकॉर्ड्स खंगाले और उन्हें पता चला कि थॉमस हावर्डन ब्रेसनोस कॉलेज में 1530s में पढ़ाते थे। अब डेबी, कैन और पीटर सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 2109 को इससे प्रॉब्लम थी। एक दिन कैन और डेबी ने पाया कि उनका कंप्यूटर बाथरूम में रखा हुआ है और फ्लोर पर चौक से एक मैसेज लिखा था। Ken, Debbie, Peter, we have reason to believe you have Lucas Wyman's true name. If this is correct, you must say so we can rectify the problem immediately before it is accepted. अब थॉमस से बात करते करते डेबी और कैन को पता चला कि शुरुआती मैसेजेस को 2109 ने ऑल्टर किया था। उन्होंने डिटेल्स छुपाने की या बदलने की कोशिश की थी ताकि ये लोग थॉमस की आइडेंटिटी तक ना पहुंच सकें। यही वजह है शुरुआत के मैसेजेस में डिटेल्स गलत थीं। अब सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर ये होक्स है तो इसमें कैन और डेबी का हाथ हो सकता है। कैन ने सोचा एसपीआर से वो रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लेंगे ताकि उन्हें आगे की रिसर्च में मदद मिलेगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि एसपीआर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे कोई रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। इतना ही नहीं, उनके घर पर आए डेविस वेल्च के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी सारी डिटेल्स छुपा ली गईं। जो भी उस केस से जुड़ा था वो गायब हो चुका था। अब 2109 ने फिर कैन को मैसेज भेजा। इस बार उन्होंने कुछ नाम बताए, साथ ही एक फोन नंबर भी। We ask you to do the following. There is a brilliant researcher, ufologist. We know you don't like the word. His name is Gary M. Rowe. His ideas differ somewhat to yours, but nevertheless he can help you with a couple of your problems. You may phone him at the number below and invite him to talk with you. When he comes, show him this and ask him what he makes of it. 2109. गैरी लो एक यूएफओ इन्वेस्टिगेटर थे जो काफी स्केप्टिकल थे, लेकिन फिर भी वो मीडो कॉटेज में कई इक्विपमेंट्स के साथ आए ताकि इसकी जांच हो सके। अब गैरी और 2109 के बीच कई दिनों तक कम्युनिकेशन हुई। फिर आखिरी में गैरी ने ये मैसेज लिखा, Greetings. I am instructed to apologize, but in any event, I would have done so of my volition. There will be a letter, hopefully this weekend. I am also instructed to apologize to Ken and Debbie. I must try and answer your last letter. It would appear that you are more important than I had realized in the scheme of things. Gary. शायद इस सीक्रेट कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैरी को मिली जिससे वो काफी डर गए थे।
कैन काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और उसी रात गैरी ने वहां से जाने का फैसला किया। इसके बाद गैरी का कभी कोई पता नहीं चल सका। अब कैन और थॉमस के बीच बातें चलती रहीं और थॉमस ने उन्हें बताया कि एक रात फायरप्लेस से उन्हें एक एंटिटी बाहर आते दिखाई दी। उस एंटिटी ने थॉमस को एक ग्लोइंग बॉक्स दिया। थॉमस ने पाया जब वो उस बॉक्स में कुछ बोलते थे तो वो वर्ड्स ग्रीन कलर में स्क्रीन में फ्लैश होने लगते थे। मार्च 21, 1985 को थॉमस ने अपना आखिरी मैसेज भेजा। My true fellows and sweet maid, Grosvenor has said that Thomas must go. I know it is for the best, because the people of Dottlestone are very wary of me. It is good to know that all will change, and there are true men to follow like Ken and Peter, though 400 years is a long time, and there is much to happen to mankind. Perhaps you will come to Oxford. I will write my book about my brother and maid, and the end of Lucas and our love for one another. One day you all will sit down on my table for wine and meal, where we shall read each other's books and laugh, watching Oxford change together forevermore. In your time, my book is old, but I shall not go to my God until it is written. My love to you all. Thomas Hawarden. कैन ने अपनी बुक द वर्टिकल प्लेन में ये सारी कॉन्वर्सेशंस और अपनी कहानी लिखी है। इसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड में भी कवर किया गया था। कैन और डेबी उस प्रोग्राम में सामने भी आए थे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ ये घटना सच में घटी है और इससे उनका जीवन बदल गया। पीटर ने इन मैसेजेस पर सालों तक रिसर्च की। पीटर ने भी बीबीसी के सामने आकर बयान दिया कि ये फिनोमिनन एकदम सच था। अब ये स्टोरी सच है या नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें जरूर हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंटिटी 2109 ने अपने मैसेजेस में दावा किया था कि कैन के जीते जी फर्मेट्स लास्ट थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। यह थ्योरम पिछले 350 साल से सॉल्व नहीं हो सका था। यह 1995 में एंड्रयू वाइल्स ने इस थ्योरम को सॉल्व कर दिया। 2109 ने ही एक अनडिस्कवर्ड स्टार के कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे। उन्होंने कहा वो बाद में डिस्कवर होगा और ह्यूमन काइंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसी कोऑर्डिनेट पर क्वासर डिस्कवर हुआ। ल्यूकस ने क्लेम किया था कि उसे शेरिफ थॉमस ऑल्वर्स ने जेल में बंद किया था। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि 1529 में ये सच में लोकल शेरिफ थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।